नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से मैं सुनील कुमार। देश में संसद का सत्र चल रहा है। कुछ प्रदेशों में विधानसभा के सत्र भी चल रहे हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ भी एक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह इतना हंगामा चल रहा है, कहीं पर अडानी को लेके, कहीं किसी और मुद्दे को लेकर, कि सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है। मैं हालांकि इसका हिमायती नहीं हूँ सदन में हंगामे के। मुझको लगता है कि जब कभी सत्ता पक्ष या विपक्ष कोई भी साजिश करके या मासूमियत से कार्रवाई को रोकते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान देश की जनता का होता है। मेरा ये मानना है कि सरकार के पास तो सरकार रहती है चलाने के लिए, विपक्ष के पास केवल सत्र रहते हैं, संसद के हों या विधानसभा के हों, जहां वो सवाल पूछ सकते हैं, जहां सरकार को घेर सकते हैं। उनको अगर केवल बहिर्गमन में और उनको अगर केवल नारेबाजी में, बहिष्कार में, इसी में सदन को स्थगित करवाने में, इसी में अगर वो पूरी ऊर्जा लग जाती है तो जनता का नुकसान होता है। जिस जनता के हक की बात विपक्ष को लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा में करनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहस का स्तर जो है वो भी लगातार गिरते चल रहा है। लोग कई तरह की अनर्गल बातें करते हैं वहाँ पे। राज्यसभा, खासकर राज्यसभा के बारे में मैं आज थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। इस राज्यसभा में इसको बनाने के पीछे सोच ये थी कि ऐसे लोग जो कि आमतौर पे लोकसभा का चुनाव लड़कर नहीं पहुँच सकते, लेकिन जो ऐसे विशेषज्ञ हैं कि जिनकी मौजूदगी संसद की गरिमा बढ़ाएगी एक, और जिनकी विशेषज्ञता का लाभ राज्यसभा में, जो अपर हाउस कहलाता है, उच्च सदन कहलाता है, वहाँ पर उनकी मौजूदगी से बातचीत एक अलग स्तर पर जा सकेगी। जा नहीं रही है, बातचीत नीचे के स्तर पर जा रही है। राज्यसभा के सभापति हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। धनखड़, आपको अगर याद होगा तो एक वक्त ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और ममता बनर्जी की सरकार से इनकी खूब तनातनी चलती थी, रोजाना तनातनी चलती थी। शायद वो भी इनकी एक योग्यता, अतिरिक्त योग्यता मानी गई होगी कि इनको राज्यसभा में सभापति के पद पर, उपराष्ट्रपति देश के उस पद पर केंद्र सरकार लेकर आई कि कम से कम ममता बनर्जी के जितने सांसद हैं वो जल भुन कर राख हो जाएं। शायद ऐसा एक सोच रही होगी और हुआ भी वही। आपको ध्यान होगा कल्याण बनर्जी जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो संसद भवन के बाहर किस तरह से धनखड़ की जो सदन संचालन है उसके अंदाज की कैसी मिमिक्री कर रहे थे। बाद में उन्होंने कहा कि मिमिक्री एक आर्ट है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वही धनखड़ अभी उनकी और कांग्रेस के जो वहाँ पर नेता हैं राज्यसभा में, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं संगठन के, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों के बीच में कुछ बहस ज़्यादा तल्ख हो गई, ज़्यादा तीखी हो गई। हुआ ये कि खड़गे ने ये माना कि धनखड़ जो हैं राज्यसभा के सभापति रहते हुए भी कांग्रेस के नेताओं का अपमान कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कुल मिलाकर वहाँ कांग्रेस के सांसदों ने, कुछ और सांसदों ने मिलकर सभापति के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव रखा है वहाँ पर। खराब नौबत है ये। लेकिन मैं जिस मुद्दे पर आना चाहता हूँ उस पर आज हम, धनखड़ ने राज्यसभा की बहस के बीच ये कहा कि मैं किसान का बेटा हूँ, कमजोर नहीं पड़ूंगा, देश के लिए मर मिट जाऊंगा। ये राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं। देश में कुछ एक ऐसे उपराष्ट्रपति भी हुए हैं जो बाद में जाके राष्ट्रपति हुए हैं, लेकिन अगर वो राष्ट्रपति नहीं भी बनते हैं तो भी देश में उपराष्ट्रपति जब पद से हटते हैं उस वक्त भी उनके सम्मान, सुरक्षा, इन सब का पर्याप्त इंतजाम रहता है। मैं नहीं जानता कि देश के लिए मर मिटने की इनके सामने गुंजाइश क्या रहेगी। धनखड़ के सामने उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, क्यों इनको लग रहा है कि देश के लिए मर मिटेंगे? कहाँ ऐसी नौबत आ रही है? क्या किसी सरहद में इतने बुजुर्ग व्यक्ति को, मेरा ख्याल है 60, 65, 70 बरस के होंगे ये, ऐसा लगता है देखकर,
इतने बुजुर्ग को तो किसी सरहद पर भी जगह नहीं मिलेगी फौज में लड़ने जाने के लिए, तो कहाँ पे मर मिटेंगे देश के लिए। इन्होंने राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान कहा है, किसान का बेटा हूँ, कमज़ोर नहीं पड़ूंगा, देश के लिए मर मिट जाऊंगा। मैं अब इनके बयान पर और मैं केवल इन गिने चुने शब्दों के ऊपर अपनी बात करना चाहता हूँ। किसान के बेटे हैं, बड़ी अच्छी बात है, गर्व की बात है किसान का बेटा होना, लेकिन मैं तो एक डॉक्टर का बेटा रहा हूँ, मुझको उस पर गर्व है। कोई शिक्षक के बेटे हैं, उनको अपने पिता के काम पर गर्व है। मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई पेशे से कसाई है, कोई पेशे से लुहार है, कोई पेशे से जूते चप्पल बनाने वाले का बेटा है, वेटर का बेटा है, उनको भी गर्व रहना चाहिए अपने पिता पे। सिर्फ मुजरिम ऐसे हो सकते हैं जिनकी औलाद उन पर गर्व न करे, बाकी तो सभी को गर्व होना चाहिए। अब धनखड़ अगर कह रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, कमजोर नहीं पड़ूंगा, देश के लिए मर मिट जाऊंगा, तीन चीजें, किसान का बेटा हूं, इसकी क्या क्या प्रासंगिकता है राज्यसभा में? आपको उपराष्ट्रपति क्या इसलिए बनाया गया कि आप किसान के बेटे हो? कई अलग अलग प्रोफेशन से आए हुए लोगों को राज्यसभा में लाया जाता है, उनके पिता कुछ और किए हुए रहते हैं, उनको लाया जाता है। क्या महत्व है इसका कि आप किसान के बेटे हो? क्या साबित करना चाहते हो? किसान के बेटे बहुत ही अच्छे रहते हैं, बुरे नहीं रहते हैं, बहादुर रहते हैं, जान दे देते हैं, क्या कौन सी खूबी आप साबित करना चाहते हो किसान के बेटे के रूप में? दूसरी बात, आप कह रहे हैं किसान का बेटा हूं, कमजोर नहीं पड़ूंगा। कौन सा ताकत दिखाने का मौका है? किस चीज में कमजोर नहीं पड़ोगे? सदन है भाई, संसदीय व्यवस्था के लिए है वो। पक्ष विपक्ष के बीच, तमाम लोगों के बीच एक अच्छी सार्थक चर्चा की जगह है। देश के मुद्दों पर, दुनिया के मुद्दों पर चर्चा की जगह है। ये तो ठीक है कि आज हिंदुस्तान की संसद जो है उसकी चर्चा का स्तर ऐसा हो गया है कि यहाँ पे अब यूक्रेन और फिलिस्तीन और सीरिया, इनके ऊपर चर्चा नहीं होती, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन एक समय तो था कि जब हिंदुस्तान की संसद में दुनिया के तमाम मुद्दों पर चर्चा होती थी, अब नहीं रह गया। तो कमजोर क्या, किस चीज के लिए कमजोर पड़ने की बात कर रहे हैं? कमजोर नहीं पड़ूंगा धनखड़, क्यों ऐसी अनर्गल बात करना? किसान का बेटा हूं, हर कोई किसी न किसी का बेटा है। मुजरिमों को छोड़ के हर किसी को अपने पिता के काम पर फख्र रहता है, माँ के काम पर फख्र रहता है। कमजोर नहीं पड़ूंगा, किस चीज के लिए कमजोर पड़ोगे? राज्यसभा के सभापति जो हैं उनके अधिकार इतने अपार रहते हैं, जब चाहे कार्रवाई स्थगित कर देते हैं, जब चाहे किसी को निलंबित कर देते हैं। अभी तो मैं सुना हूं कि, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि लोकसभा या राज्यसभा में माइक कई लोगों के बंद होते रहते हैं। ये करवाते हैं आसंदी पे बैठे लोग या अपने आप होते हैं, मुझको नहीं मालूम, लेकिन चुनिंदा मौक़ों पर, बहुत चुनिंदा मौक़ों पर माइक जवाब दे जाते हैं। किस चीज़ के लिए कमज़ोर पड़ने की बात कर रहे हैं कि कमज़ोर नहीं पड़ूंगा, देश के लिए मर मिट जाऊंगा? अभी तो सदन के ऊपर हमला भी नहीं हो रहा है, देश सुरक्षित हाथों में है, तो कहाँ पे मरेंगे मिटेंगे? क्यों ऐसी नौबत आना चाहिए? एक बुजुर्ग आदमी को ऐसी बात क्यों करना चाहिए, मैं देश के लिए मर मिट जाऊंगा? मैं तो अखबार की नौकरी करता हूँ, पूरी ज़िंदगी गुजर गई है, मैं तो कभी नहीं बोलता कि मैं देश के लिए मर मिट जाऊंगा। मैं तो कहता हूँ कि मैं जिस पेशे में हूँ उस पेशे का काम मैं मरते तक करते रहूँगा। मुझको मौत नहीं सूझती है, मुझको काम करना सूझता है। और मैं अपने से तुलना नहीं कर रहा, ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, धनखड़ जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ये बहुत ऊंचे ओहदे पे बैठे हैं, हिंदुस्तान जैसे महान लोकतंत्र के उपराष्ट्रपति हैं और उच्च सदन के सभापति हैं। लेकिन सवाल ये है कि संसदीय बातचीत में इस बात का क्या औचित्य है कि मैं किसान का बेटा हूँ, कमज़ोर नहीं पड़ूंगा, देश के लिए मर मिट जाऊंगा? क्या मतलब है इसका? क्यों अनर्गल बात करना चाहिए? इधर उधर की बात मत करो, ये बतलाओ कि कार्रवाई क्यों नहीं चल रही है। किसी एक का शेर है, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, शेर कुछ और कहता है, मुझको शेर चीते बहुत याद नहीं रहते, लेकिन शायद वो ऐसा था, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। इधर उधर की बात मत करो, ये बतलाओ कि सदन क्यों नहीं चल पा रहा है, मुद्दे की बात करो। अब इनके मानो इनके जवाब में, धनखड़ के जवाब में खड़गे कह रहे हैं
आप किसान के बेटे हैं तो मैं मजदूर का बेटा हूं। आप सम्मान नहीं करते तो मैं क्यों करूं। अब ये बात मुझको थोड़ा कम आपत्तिजनक लग रही, क्योंकि जवाब में कही गई। वो कह रहे हैं आप किसान के बेटे हो तो मैं मजदूर का बेटा हूं। गनीमत की अभी बात जात पे नहीं आई, नहीं तो ये हो जाता आप जाट जात के हो और मैं दलित हूं, इसलिए आप मेरा अपमान कर रहे हो, आप सम्मान नहीं कर रहे हो, बात आगे बढ़ जाती। अभी मेरे सामने जो खबर है उसमें नहीं दिख रहा है मुझको कि जात के ऊपर बात आई हो, लेकिन आ जाएगी। बाप के ऊपर आई है, बाप के बाद जात के ऊपर आएगी। क्यों चर्चा करना, अनर्गल बात क्यों करना। क्या खड़गे को दलित होने का आड़ लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं ली है उन्होंने, नहीं ली है, अच्छा किया है नहीं ली है, क्योंकि उनका राजनीतिक जीवन बहुत संघर्ष से आगे बढ़ा हुआ है। उनको दलित राजनीति संसद की बहस में करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा अगर सभापति जी अगर आप किसान के बेटे हैं तो मैं मजदूर का बेटा हूं। अब बातचीत बाप के ऊपर आ गई। मोहल्ले में लड़के रहते हैं ना, तेरा बाप कौन है, मेरा बाप ये है, तो मेरा बाप ये है, तेरे बाप से मेरा बाप बड़ा कैसे, या मेरा बाप तेरे बाप से छोटा कैसे। क्या हो रहा है ये। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की उच्च सदन है ये बाप पे चर्चा हो रही है, अपने अपने बाप पे चर्चा की नौबत आ रही है। खड़गे ने तो जवाब में कहा है, लेकिन धनखड़ ने ये बहस चालू की थी। मेरे मन में धनखड़ के खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये चर्चा अच्छी करो, देश के मुद्दे बहुत जलते सुलगते मुद्दे हैं, उस पर बात करो, दुनिया पे बात करो। आपको मालूम है अलग अलग कई पश्चिमी देश जो विकसित और सभ्य देश हैं, लोकतंत्र जहाँ पर परिपक्व है, वहाँ की संसद हिंदुस्तान के सांप्रदायिक मामलों पे भी बात करती है। आपको समझ हो या ना हो, वो संसद, वहाँ की संसद बात करती है सांप्रदायिक मामलों में कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, अल्पसंख्यकों की रक्षा का क्या हो रहा है, यहाँ धार्मिक भेदभाव क्यों हो रहा है, इस पर चर्चा करती हैं। सही है, चर्चा नहीं है, गलत है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं मेरिट पे नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी देश की उच्च सदन को सचमुच ही उच्च रहना चाहिए। लेकिन नौबत खराब है। मुझको इसको देख के एक लतीफ़ा याद आ रहा है, आपको बतला के इस मुद्दे को ख़त्म करता हूँ। दिल्ली में अभी बहुत धुंध छाई रहती है, जनवरी के महीने में कोहरा छाया रहता है पूरा रात में, और प्रदूषण भयानक है। तो इसको फॉग और स्मोक को मिलाकर स्मॉग कहते हैं दिल्ली में। स्मोक एंड फॉग, धुआं और कोहरा, इन दोनों को मिला के स्मॉग हो जाता है दिल्ली में। हाथ को हाथ नहीं सूझता है। अगर एक दिमाग से दो हाथ जुड़े हुए न रहे तो आपका दायां हाथ बाएं हाथ को ढूंढ भी नहीं पाएगा। ये तो दिमाग को मालूम है कि आपका बायां हाथ किधर है, तो दिमाग दाएं हाथ को बताता है इधर जाके ढूंढ लो, मिल जाएगा, इस जेब में है, मिल जाएगा। इसलिए पता लगता है, नहीं तो पता नहीं लगता, इतना कुछ नहीं दिखता है। ऐसे में दो गाड़ियों की टक्कर हो गई बहुत जोरों से। एक गाड़ी जो है उसमें 2 करोड़ रुपए दाम की गाड़ी में एक नौजवान बैठा था, उतरा गालियां बकते हुए, बहुत ही गंदी गालियां बकते हुए। मैं छत्तीसगढ़ के स्तर से बहुत गंदी बोल रहा हूँ, दिल्ली के स्तर में उसको उतना गंदा नहीं मानते हैं, उधर थोड़ा चलता है ऐसा। तो खूब गंदी गालियां बकते हुए, माँ बहन की गालियां बकते हुए नौजवान उतरा, बोला दिख नहीं रहा है सामने गाड़ी कौन सी है, कौन चला रहा है। उसने कहा कि मेरी 2 करोड़ की गाड़ी को टक्कर मार दिया, जानता है मेरा बाप कौन है। तो सामने के गाड़ी से एक आदमी उतरा हुआ था, उसने कहा मैं तेरा बाप हूँ, तेरा बाप ही बोल रहा हूँ, मेरी गाड़ी को बर्बाद कर दिया तूने, ऐसा। और उसने भी 4 गालियाँ बकी, मोटी मोटी गालियाँ, यहाँ बोलना ठीक नहीं है, यूट्यूब हटा देगा उन गालियों के कारण। तो मेरा बाप कौन है, ये बड़ा विचित्र सवाल रहता है राज्यसभा को। मेरा बाप ये था, मैं इसका बेटा हूँ, मैं मर मिटूंगा। अरे भाई, तुमको मरने का जरूरत है ही नहीं। तुम बाकी पूरी जिंदगी उपराष्ट्रपति जी आप चैन से, सुख से, सहूलियत से और सुरक्षा से गुजारोगे। देश में जितने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पहले रहे हुए गए हैं, सब झंडे में लिपट के जाते हैं, किसी को सुरक्षा का कोई खतरा नहीं रहता है। इसलिए ये अनर्गल बात करना नहीं चाहिए किसी को। जैसे एक दूसरी अनर्गल बात चालू हुई है, नई लोकसभा की सदस्य बनी प्रियंका गांधी
कल संसद पहुंची तो एक बैग टांगी हुई थी गले में, जिसमें बड़ा सा एक पोस्टर लगा हुआ था, पैलेस्टाइन लिखा हुआ था, फिलिस्तीन लिखा हुआ था। इसको लेकर बहस चालू हुई। प्रियंका गांधी को जिनको कोसना है उन्होंने लिखना चालू किया कि ये देखिए मुस्लिमों के अपीजमेंट के लिए, मुस्लिम संतुष्टिकरण तुष्टिकरण के लिए ये कर रही है। जिन लोगों को फिलिस्तीन के गाज़ा नाम के शहर में पिछले 14 महीनों में 45,000 से ज़्यादा मौतों को सिर्फ मुस्लिम मौतें देखना सूझ रहा है, उनके काम का नहीं है। मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो यहीं से बंद कर सकते हैं उसको, जिनको फिलिस्तीन की मौतें सिर्फ मुस्लिम मौतें दिख रही है। आपका रास्ता अलग है भाई, वहाँ इंसान मर रहे हैं, बेकसूर इंसान अधिकतर मर रहे हैं। 2-4 हज़ार लोग हमास के संगठन के सदस्य और नेता रहे होंगे, आधे से ज़्यादा तो औरत बच्चे हैं फिलिस्तीन में जो मरे हैं वो इजरायली बमबारी में। अगर उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए प्रियंका गांधी एक झोला लेके गई हैं जिसमें फिलिस्तीन लिखा हुआ है, पूरी सभ्य और विकसित दुनिया जो है जहां लोकतंत्र जिंदा है, ऐसी पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन हुए हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटी 20-22 यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रदर्शन हुए हैं। जितने अंतर्राष्ट्रीय खेल मुकाबले हुए हैं पिछले साल भर में, उनमें फिलिस्तीन की हमदर्दी में प्रदर्शन हुए हैं। तो अगर प्रियंका गांधी ने कर दिया तो क्या वो मुस्लिमों को खुश करने के लिए? आज मुस्लिमों को खुश करने का कौन सा मौका है? आज कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। आज इंसानियत का तकाजा है कि जिस देश के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है ताजा इतिहास का, उसके साथ हमदर्दी रहना चाहिए। महात्मा गांधी अनगिनत बार लिख के गए थे कि फिलिस्तीनियों के हक क्या हैं और इजराइल वहाँ पे कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन चलो, गांधी जिनको पसंद नहीं है, मैं उनके लिए अटल जी का वीडियो कोशिश करूँगा आपको दिखाएं। अभी अटल जी का एक वीडियो था जिसमें जनता पार्टी सरकार के विदेश मंत्री बनने के बाद वो साफ साफ कह रहे थे कि जो चीज़ हमको हिंदुस्तान के बारे में मंजूर नहीं है कि हमारे ज़मीन पे कोई और कब्जा करे, वही पैमाना हमारा फिलिस्तीन के बारे में लागू होता है। अरबों की इस ज़मीन को इजराइल को खाली करना होगा। मंच से आम सभा में कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात को। मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। तो अगर प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के पोस्टर वाला एक झोला लेकर गई है कंधे में टांग कर, तो क्या बुरा उन्होंने किया जिसका मखौल उड़ाया जा रहा है? ये बाप, मेरा बाप ये था, मेरा बाप ये है, मैं मर जाऊंगा, कमजोर नहीं पड़ूंगा। इस तरह की बातों से तो बेहतर है कि स्टेटमेंट है, एक बयान है। एक बयान है। हिंदुस्तान के एक बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बोल के गए थे, जिंदा कौमें 5 बरस इंतजार नहीं करती। तो चुनाव के वक्त अगर किसी को मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, मुस्लिम वोटों के लिए ऐसा फिलिस्तीन का हिमायती बनना है, तो बीच के 5 बरस क्या करोगे? बीच के 5 बरस सब कुछ भूल जाओ, केवल चुनाव के समय याद रखो। ठीक किया प्रियंका गांधी ने। जिन लोगों को हिंदुस्तान में रहते हुए फिलिस्तीन महज इसलिए नापसंद है कि वहाँ मरने वाले लोग मुस्लिम हैं, हमारा उनसे क्या लेना देना?
उनको अपना इतिहास याद रखना चाहिए कि गांधी से लेकर अटल जी तक इन लोगों ने क्या क्या कहा था फिलिस्तीन के बारे में। आज की सरकार का जो भी रुख होगा, आज की सरकार पूरे की पूरे आज़ाद हिंदुस्तान और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले से गांधी लिखते चले आ रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि प्रियंका गांधी कल झोला लेके गई जिसमें फिलिस्तीन छपा हुआ था। अच्छा किया, उन्होंने एक बयान दिया। और आज मुझको अगर ठीक याद पड़ता है, सुबह का देखा हुआ, तो वो एक झोला लेके गई है जिसमें बांग्लादेश के बारे में एक पोस्टर छपा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों को बचाया जाए, ऐसा कुछ नारा लिखा है उसमें। क्या गलत लिखा है? इतना डरना क्यों चाहिए किसी एक झोले से? मुझको तो अगर याद पड़ता है ठीक से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद एक बार कहा था, लोगों की पोशाक से उनकी जात पहचान में आ जाती है, जात या धर्म, ऐसा कुछ कहा था। उनके लोगों की पोशाक से उनकी शिनाख्त हो जाती है, ऐसा तो हो रही है शिनाख्त। प्रियंका के झोले से शिनाख्त तो हो जा रही है कि वो फिलिस्तीनियों की हमदर्द है, कि वो बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई जिन पे जुल्म हो रहा है उनकी हमदर्द है। अब कर लो जो करना है प्रियंका गांधी का। उसने तो अपनी पोशाक से दिखा दिया कि वो किन के साथ खड़ी हुई है। मुझको लोगों ने पूछा, अभी मैं एक जगह था, एक लंच पे था मैं, तो कुछ लोगों ने पूछा कल कौन सा झोला लेके आएगी प्रियंका गांधी। तो हालांकि मैं प्रियंका का सलाहकार नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, हो सकता है कल मणिपुर के ऊपर लेके आए झोला। बहुत सारे मुद्दे बाकी हैं, अभी मणिपुर पे भी आ सकता है कल झोला। अब मुझको लग रहा है लोग झोले पे आ गए, लोगों को झोले से दहशत हो रही है, परेशानी हो रही है, टेंशन हो रहा है। ये कल कौन सा झोला लेके आएगी पता नहीं, कल फिर इसकी पोशाक से क्या शिनाख्त होगी। ये फिलिस्तीन समर्थक साबित हो चुकी है, बांग्लादेश के हिंदू और ईसाइयों की समर्थक साबित हो चुकी है, क्या कल मणिपुर के लोगों की समर्थक हो जाएगी? परसों क्या होगा? कई लोग इस फिक्र में हैं, ऐसे फिक्र में डूबे लोगों ने अभी मुझसे पूछा कल कौन सा लेके आएगी। कुछ लोगों ने मुझको कहा कि ये प्रियंका गांधी का नाटक क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं नाटककार हूँ, मैं उनके संवाद लिखता हूँ, कि मैं उनका ड्रामा लिखता हूँ, उनका वो खुद लिखती होंगी या कोई और लिखते होंगे। मैंने कहा इसमें नाटक क्या है, हमदर्दी दिखाना है तो लेके गई है झोला वो। आपको किसी और से हमदर्दी दिखाना है, आप उसका झोला ले जाओ। कुछ लोग गांधी का झोला लेके जाते हैं, कुछ गोडसे का झोला लेके जाते हैं, अपना अपना हिसाब किताब है, मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें। तो मेरा ये मानना है कि राज्यसभा में जिस स्तर पर जाकर बातचीत हो रही है, मैं किसान का बेटा हूँ, कमज़ोर नहीं पड़ूंगा, देश के लिए मर मिट, कहाँ कौन से देश के लिए मर मिट जाओगे? हिंदुस्तान के लिए 70-75 साल के व्यक्ति के मर मिटने का स्कोप नहीं है। आपको किसी सिक्योरिटी फोर्स में नहीं लाया जाएगा, आपको फौज में नहीं लाया जाएगा, आपको किसी से लड़ने नहीं भेजा जाएगा, किसी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में नहीं लाया जाएगा। कहाँ मर मिटोगे बताओ? क्यों इस तरह की बात करना कि मैं मर मिट जाऊंगा? अरे सिंहासन जैसी कुर्सी दी गई है, खड़े हो जाते हो तो पूरा लोगों को बैठना पड़ता है, कि सभापति खड़े हो गए तो लोगों को बैठना पड़ता है। जिसको चाहे उसको निकाल सकते हो, जिसको चाहे बोलने का मौका दे सकते हो, जिसको चाहे उसकी जुबान बंद कर सकते हो, और फिर मार्शल भी हैं, जिसको चाहे उठवा के बाहर फेंकवा सकते हो। क्यों ऐसी बात करना कि मैं मर जाऊंगा मिट जाऊंगा? क्यों करना? ईश्वर आपको शतायु बनाए, 100-150 साल तक जिए, क्यों मरने मारने की बात करना? इसका क्या औचित्य है यहाँ पर? औचित्य अगर है तो मुझको लगता है, अब मैं बयान ही कहूँगा, मैं ज़्यादा तल्ख जुबान बोलना नहीं चाहता इन बयानों के बारे में। आप अगर मुझको सुनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या यूज़ करना चाहता हूँ शब्द। लेकिन इस तरह के बयानों से प्रियंका गांधी ठीक है, बिना बयान दिए झोला लेके गई है, फिलिस्तीन का, बांग्लादेश का, कल मणिपुर आएगा, परसों कुछ और आएगा। अच्छा है, अच्छा है ये। और प्रियंका गांधी की जितने लोगों ने आलोचना की, उन्होंने कहा कि पितृ प्रधान, पुरुष प्रधान समाज है
जो एक लड़की या महिला क्या पहने, कैसा बैग लेके चले, इसको भी नियंत्रित करना चाहता है। अच्छी बात है। मुझको लगता है कि किसी को दमखम के साथ बोलना चाहिए कि एक महिला के कपड़े, उसका झोला तय करने वाले तुम होते कौन हो? कोई तोता मैना गुड़ाखू तमाखू गुटखा का झोला लेके नहीं गई है वो प्रचार करने किसी ब्रांड का। वो गई है दुनिया का एक सबसे जलता सुलगता मुद्दा, दुनिया की सबसे बड़ी ज्यादती। पिछले 1 बरस के भीतर किसी एक शहर में सबसे अधिक मौतों का जो इतिहास बना है पूरी दुनिया का, उसके लिए हमदर्दी दिखाने के लिए उस झोले को लेके गई है प्रियंका गांधी। ये जो बात चल रही है, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, किसान का बेटा हूं, तुम किसान के हो तो मैं मजदूर का हूं, इस पे बोलने को नहीं है लोगों के पास। लोगों को एक झोले पे है। एक झोले से हिल गए तुम। आपको अगर पता नहीं, आपको याद होगा कि नहीं, मैंने कुछ साल पहले एक एडिटोरियल लिखा था जब स्वरा भास्कर नाम की अभिनेत्री ने एक किसी फिल्म में एक सीन किया था। मैंने फिल्म देखी नहीं है, वो दोस्त है मेरी, लेकिन फिल्म नहीं देखी है मैंने, जिसमें वो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए अपने हाथ की एक उंगली का इस्तेमाल करती है कोई महिला। सोच सकते हैं कैसा होगा वो। उसको लेकर मैंने लिखा था, इतना स्वरा के खिलाफ लिखा गया था, इतना लिखा गया था। तब मैंने एक संपादकीय लिखा था या अपने वीकली कॉलम में लिखा था कि किस तरह का देश है कि एक अभिनेत्री की एक उंगली से हिल गया पूरा, कंप कपाने लगा उसकी उंगली से। उसकी अपनी देह कंप कपाती वो तो समझ में आता, देश पूरा कंप कपाने लगा। पूरे देश के लोग जो हैं उसके खिलाफ बयान देने लगे। फिलहाल मैं इंतजार करूंगा कि प्रियंका गांधी कल कौन सा झोला लेके आएंगी, किस फोटो को लेके आएंगी। बहुत अच्छा है ये। फिलहाल मैं इंतजार करूंगा कि धनखड़ के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पे क्या होता है, उस पे बातचीत होती है तो कौन लोग क्या कहेंगे। और फिलहाल मैं इंतजार करूंगा कि धनखड़ से जिन लोगों की मुलाकात होती है वो पूछें कि आप देश के लिए किस तरह से मरेंगे मिटेंगे, थोड़ा समझाइए। जैसा रहता है ना, स्कूल की इम्तिहान में हमसे पूछा जाता था कि इसकी संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। कोई एक लाइन रहती थी, एक पैरा रहता था, लिखा जाता था इसकी संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो हम लिखते थे कि इसे महान कथाकार प्रेमचंद ने ईदगाह कहानी में लिखा है, इसका संदर्भ ये है, इसका मतलब ये है, ऐसा हम लिखते थे। मुझको लगता है कि किसी को धनखड़ से पूछना चाहिए कि आप देश के लिए किस तरह से मर मिटने की बात सोच रहे हो, क्या है कल्पना आपकी, आखिर हम भी समझें। देखें हम भी कि 75 बरस के होंगे शायद ये किस तरह से मरना चाहते हैं देश के लिए, क्या हासिल होगा उससे, कैसे कर सकते हैं, क्या इनको कोई इजाज़त मिल पाएगी देश के लिए मर मिटने की। अगर नहीं तो फिर ऐसी बात क्यों करना। आप जिस कुर्सी पे बैठे हो देश के सबसे ऊंचे सदन की, वहाँ थोड़ा सा गंभीरता से बात करना चाहिए। अपने बारे में इतनी बात क्यों करना चाहिए। फिर मिलेंगे। मेरी ये बात अगर आपको ठीक लगती है, जचती है, कुछ सोचने को मजबूर करती है, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी में लिखिएगा जो मैं कह रहा हूँ उसके बारे में, इन व्यक्तियों के बारे में, प्रियंका के झोलों के बारे में, और किस किस चीज़ पे झोले आने चाहिए। पता नहीं, मुझको नहीं मालूम है। कल हो सकता है कि हसदेव के जंगलों को उसका फोटो छाप के प्रियंका झोला लेके चले जाए। हिल जाएगा, पूरा देश से हिल जाएगा। इतने झोले बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं देख रहा हूं कि लोकतंत्र में झोलों का अनोखा इस्तेमाल, इस मुद्दे पर एक छोटा सा निबंध भी बन सकता है कि आप एक बड़ा सा स्टेटमेंट, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए बैनर की ज़रूरत नहीं रहती है। कंधे के झोले से, जिसमें आप सामान भी रखते हैं अपना, उससे भी आप एक राजनीतिक बयान दे सकते हैं बहुत बड़ा। सोचिएगा, अगर आपको ठीक लगे तो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा इसको देखने के लिए।
चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। तंबाकू और कैंसर ये तीसरी पीढ़ी के भाई बहन हैं। तंबाकू जहाँ रहे कैंसर वहाँ पहुँच ही जाता है। छोड़ दीजिए, बीड़ी सिगरेट को छोड़ दीजिए, गुटखा तंबाकू को छोड़ दीजिए, गुड़ाखू को छोड़ दीजिए। गुड़ और तंबाकू से मिलके शायद बनता है गुड़ाखू, मैं तो दूर से भी नहीं देख पाता हूँ। छोड़ दीजिए उसको। खुद कैंसर से बचिए, अपने परिवार को, उनके कंधों को वजन ढोने से बचाइए। अपनी जिंदगी की परवाह ना हो, अपने परिवार के लोगों के कंधों को बचाइए। फिर मिलेंगे।